सरकार में महाराष्ट्र में बड़ा स्टेट है और आर्थिक राजधानी भी मुंबई को कहा जाता है। आ रहा हूं, निकट जा रहा हूं। इस पर आपकी राय क्या है? क्या इस पर भी कोई कानून बन जाएगा? जैसा सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, 4 हफ्तों का वक्त भी है। जब जवाब आएगा तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि साहब राजनीतिक दलों को कहां तक जाना चाहिए वादा करने के लिए, कितना मुफ्त बांटना चाहिए ये भी तय हो सकता है मैं टैक्स पेयर हूं, मैं टैक्स देता हूं, मैं कहूं भाई मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरी सरकार ये चीज फ्री में बांटती, हो सकता है मुझे ना अच्छा लगता हो, ये भी हो सकता है। कोई टैक्स पेयर से पूछा तो जाता नहीं है पॉलिसी बनाने से पहले, और जो भी बड़ी पॉलिसी आती है वो चुनाव के इर्द गिर्द ही आती है। तो मैं देश के सर्वोच्च न्यायालय को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि उन्होंने एक गंभीर विषय को पे अपनी बात को रखने का राज्यों को मौका दिया है। ये बात बिल्कुल सच है कि राज्य जिस प्रकार से घोषणाएं करते हैं वो उनकी अर्थ की जो उनकी आमदनी है उसके संतुलन में है या नहीं, ये तो मुद्दा बिल्कुल निश्चित रूप से है। लेकिन जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि मतदाता को ये अधिकार होना चाहिए कि उससे हम टैक्स लेते हैं, टैक्स के एवज में अगर हम उसको कोई सुविधाएं दे रहे हैं तो वो उसको चाहता है या नहीं चाहता। तो जब वो वोट देने जाता है उसी समय वो उससे अपनी सहमति और असहमति दर्ज करा देता है। हाँ। तो मैं सोचता हूँ ये बात बिल्कुल नई हो जाएगी कि हम उससे पूछने जाएं। ये बात सच है कि हमारे संविधान में कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई है और ये माना गया है कि जो हमारे यहाँ के जो कमजोर वर्ग है, जो लोग वंचित लोग हैं, उनका ध्यान रखेगी सरकार और उनके लिए ऐसी योजनाएं बनाएगी जिससे कि उनको उसका लाभ मिल सके। अब मुद्दा ये आता है कि इसके बीच में बहुत बारीक रेखा है कि हम रेवड़ी बांट रहे हैं या हम वाकई सामाजिक संतुलन वही रेखा जानना चाहता हूं सर। जी क्या बोला रजत भाई आपने? उसी रेखा को समझने की कोशिश कर रहा हूं सर, थोड़ा प्रकाश डालिए उस पर। जी अब देखिए बात ये होती है कि कुछ योजनाएं ऐसी होती है जो सार्वजनिक उपयोग के लिए होती है और कुछ योजनाएं वो होती है जो व्यक्तिगत लोगों के को सहयोग देने के लिए होती है। ये रेवड़ियों का जो मैं जो समझ पाता हूँ, जितना कि मेरा राजनीति में अनुभव है, मुझे ऐसा लगा कि जब हम लोग व्यक्तियों को कोई सुविधाएं देने की बात करने लगते हैं, व्यक्तिगत सुविधाएं जैसे कि मकान देने की बात करें, हम गैस देने की बात करें, लैपटॉप देने की बात करें, तो ये निश्चित रूप से उस सुविधा का हिस्सा है जिसे हम रेवड़ी में कह सकते हैं। लेकिन उसके पीछे भी ये देखना पड़ता है कि जिन वर्गों को वो सुविधाएं दे रहे हैं वाकई वो उसकी उनको जरूरत है या नहीं, या बगैर उसकी पूर्ति के वो समाज के साथ चल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये चीज भी जरूरी है। आज हम अगर वंचित समाज के बच्चों को अगर लैपटॉप देते हैं तो निश्चित रूप से 35-40 हजार का लैपटॉप खरीदना उस परिवार के लिए बहुत मुश्किल है। हाँ। जो आर्थिक रूप से विपन्न है। अब तो उनको मेन स्कीम पे लाने के लिए नहीं, तो रेवड़ी वाली कैटेगरी में क्या क्या आएगा सर? बृजमोहन जी रेवड़ी की कैटेगरी बताइए। मैंने बताया ना, रेवड़ी की कैटेगरी वो है कि हम जब व्यक्तियों को एक व्यक्ति को जब हम सुविधाएं देने की बात करने लगते हैं स्पेसिफिक रूप से, मुझे लगता है वो रेवड़ी की कैटेगरी में आएगा। और आने वाले दिनों में इससे लंबी बहस भी होना है। और डॉक्टर अभिषेक राय समाजवादी पार्टी के पास जाना है। रजत जी एक छोटी सी बात। हाँ। आपने जो कहा कि लोग 80 करोड़ लोगों को अन्न दिया जा रहा है, हमने अपने संविधान में जिस संशोधन किया है राइट टू फूड, कि राइट टू फूड के तहत उनको अगर सुविधाएं दी जा रही है तो ये तो मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं संविधान में आ गया। मैं कह रहा हूं कि रेवड़ी किस में आएगा? अभिषेक जी, डॉक्टर अभिषेक राय समाजवादी पार्टी।